एवरीवन, दिस इज विंध्यवासिनी एंड वेलकम टू टूआईक्यू क्लासेस। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है कुलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, हम कुलॉम्स लॉ को कैसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखेंगे। हमने 2 पॉइंट लिया, ए एंड बी। ए पे चार्ज Q1 है, बी पे चार्ज Q2 है। ठीक है, आर क्या है? दोनों के बीच का सेपरेशन। ठीक, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, चाहे आर लिखो या आर को मॉड में लिखो, मतलब हम क्या ले रहे हैं, आर का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। अभी वेक्टर फॉर्म में हम इसको नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो हम इसका क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड, कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, मॉड आर या आर है। ओके, अब दोनों ही चार्ज क्या है, लाइक चार्जेस हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो Q1 पे फोर्स कौन लगाएगा, Q2। ठीक है, रिपल्शन फोर्स लगाएगा तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे F12, और Q2 पे जो फोर्स लगाएगा Q1 वो कितना लगाएगा, F21। ये क्या है, ये फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, Q2 की वजह से। किस पे, Q1 पे। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और ये क्या है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो F12 वेक्टर फॉर्म क्या है, ये फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 एंड फोर्स F21, ये क्या है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अब अगर हमें इसका वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करना हो, डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का, तो हम क्या करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये अगर हम Q1 से Q2 की तरफ जा रहे हैं, Q1 से Q2 मान लेते हैं, ये हमारे क्या है, ये इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है, फाइनल पॉइंट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल, यही तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फाइनल हमारा क्या है, ये तो हम R2 माइनस R1, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर क्या है, वो R2, यहाँ पर क्या है, R1, तो हम ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल के लिए क्या होगा, R2, और इनिशियल क्या होगा, R1 आपका होगा। ठीक है, ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। कैसी डायरेक्शन है, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये हो गई Q1 से Q2 की तरफ। अब B से A की तरफ आना हो तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अगर हम ये डायरेक्शन लें तो हमारे पास फाइनल क्या हो जाएगा, Q1, मतलब R1 माइनस R2, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसको हम करेंगे R1 माइनस R2। ये इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का। ओके, अब हमारे पास कुलॉम के अकॉर्डिंग फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, अकॉर्डिंग कुलॉम्स लॉ, F इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमने स्टडी किया। ठीक है, तो हम इसको कैसे F12 का और F21 का लिखते हैं फॉर्मूला, क्या आएगा, F12 वेक्टर, ये तो वही सेम रहेगा, K Q1 Q2। अब R स्क्वायर क्या मैग्नीट्यूड है, तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं मॉड के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही सेम। यहाँ पे आप देखो कि अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लें, जो वेक्टर फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया है, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा, इसी के तो होगा भाई, A और B के बीच में ही तो डिस्टेंस की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है R का, वही हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, R1 माइनस R2, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लें तब भी A और B के बीच की डिस्टेंस आएगी, या R2 माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लें तब भी A और B के बीच की डिस्टेंस आएगी। ठीक है, तो दोनों को क्या, तीनों के मैग्नीट्यूड को हम एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है इसको वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म के लिए अभी क्या है, स्केलर फॉर्म। अब यहाँ पर हम क्या करें, मेंशन करेंगे यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर। अब देखते हैं F की डायरेक्शन में कौन है, F की डायरेक्शन में जो वेक्टर है, पोजिशन वेक्टर कौन सा है, ये R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। ठीक है, अब इसको किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा पूरा वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। ओके, अब F12 आगे बढ़ते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R।
अब यूनिट वेक्टर को कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो? मान लेते हैं वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर लिखना है, तो आप कैसे लिखते हो? वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए, ऐसे ही ना। तो ऐसे इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या है, इसका वेक्टर फॉर्म लिख लें, तो r माइनस r2 वेक्टर के साथ और मॉड के साथ मॉड r1 माइनस r2, और इसका मॉड क्या है, किसके इक्वल है? r के। इसको क्या लिख सकते हैं? F12 के Q1 Q2 अपॉन R और R1 माइनस R2, और इसको अब किसके इक्वल लिख दें? मॉड R। ओके, अब देखो ये सेम है ना, तो ये यहाँ पे क्या है? आर स्क्वायर है, ये आर है, तो क्या हो जाएगा? आर क्यूब हो जाएगा। F12 के Q1 Q2 अपॉन मॉड होल क्यूब हो गया, और ये क्या है आपका? R1 माइनस R2। इसको इक्वेशन फर्स्ट डालते हैं, तो आपका F12 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 के लिए रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन आपको मिल चुका है। अब हम देखते हैं इसके लिए F21 ये कैसे रिप्रेजेंट, क्या करना है? जैसे आपने ये की सेम वही चीज करना है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं सिमिलरली F21 के Q1 Q2 अपॉन, अब सब कुछ तो सेम रहेगा, यहाँ पे भी वही आएगा, आप करके देखिएगा, आपको फिर से यही मिलेगा। बस अब इसकी डायरेक्शन में जो पोजीशन वेक्टर है कौन सा है? ये R2 माइनस R1, ठीक है। तो यहाँ पर R2 माइनस R1 कर देंगे, ये हो गया इसका F21 का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं कि एक आपको और मिलता है कि ये न्यूटन थर्ड लॉ को भी सेटिस्फाई करता है। कैसे देखते हैं? अब ये क्या है, ये एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है तीनों। अब इसकी डायरेक्शन क्या है? अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो B से A की तरफ है, और इसकी डायरेक्शन क्या है? A से B की तरफ है। डायरेक्शन क्या है? दोनों के अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है ना। तो क्या कर दें, एक में हम माइनस लगा देते हैं तो हमें मिल जाएगा। लिखते हैं इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको या इसको, किसी को भी आप चेंज, चाहे इसको चेंज कर दो, इसको चेंज कर दो, चलो इसी को ही चेंज करते हैं। बट R1 माइनस R2 क्या लिख सकते हैं? माइनस के साथ R2 माइनस R1 हम लिख सकते हैं। अगर हम इसमें क्या कर दें, इसमें माइनस लगा दें, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? B टू A हो जाएगी। अभी क्या है? A टू B है, ठीक। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू क्या कर दें? इसकी वैल्यू ये पुट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो आपको क्या मिल जाएगा? F12 के Q1 Q2 अपॉन मॉड के साथ R का क्यूब, और इसको क्या लिख सकते हो? माइनस, माइनस यहाँ पहले ही मेंशन कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका R2 माइनस R1। अब ये पूरा आपका क्या है? फ्रॉम सेकंड देखो क्या है? F21, तो F12 माइनस, तो ये क्या है आपका? F21, ब्रैकेट लगाओ ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ को क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक। कूलॉम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ, इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या डिफरेंसेस हैं? तो कूलॉम्स लॉ से हमें जो फोर्स मिला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका फार्मूला क्या है? F सफिक्स में E लिख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल लॉ से ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या है? F G कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M1 M2 क्या है? मासेस हैं दो बॉडीज़ के, और उनके बीच का सेपरेशन R। यहाँ पर भी Q1 Q2 चार्ज है, उनके बीच का सेपरेशन R। जैसे यहाँ पर ये Q1 Q2 बीच का सेपरेशन R, और यहाँ पर भी M1 M2 बीच की गैप यहाँ पे क्या है? R, ठीक है। इसके बीच का फोर्स Fg से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ इसके बीच का फोर्स क्या है आपका? Fe से, ओके।
अब देखते हैं कि सिमिलरिटीज़ क्या क्या है इसमें। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, दोनों ही क्या करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है कैसे, कि आपका जो चार्ज है Q1 Q2 के बीच का जो सेपरेशन है या डिस्टेंस है, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और इसमें भी क्या है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है, दोनों के बीच जो दो बॉडीज़ हैं M1 M2 उनके बीच का जो डिस्टेंस R उसके क्या स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये तो सिमिलरिटी हो गई। और क्या है, एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में Q1 Q2 को जो लाइन मिला रही उसी के अलोंग ही क्या करता है, फोर्स एक्ट करता है। ऐसे सेम ग्रेविटेशनल फोर्स में जब M1 M2 को तो जो लाइन मिला रही है उसी के अलोंग ही क्या करता है, फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, और थर्ड में क्या है, बोथ हैव कांस्टेंट, दोनों के पास क्या है, कांस्टेंट। इसके पास कांस्टेंट क्या है, K है, इसके पास कांस्टेंट क्या है, G। ठीक है, अब देखते हैं डिफरेंसेस क्या हैं इनके बीच में। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो क्या, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों ही हो सकता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ऑलवेज अट्रैक्टिव। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो चार्ज होंगे वो लाइक अनलाइक दोनों हो सकते हैं। लाइक चार्ज होंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, अनलाइक चार्ज होगा तो अट्रैक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये दो केवल मासेस हैं, तो यहाँ पर क्या रिपल्सन का तो कोई सवाल ही नहीं है। क्या होगा, केवल इसमें क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। इसमें सेकंड में आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, कि इसके बीच में अगर आप कोई मीडियम एयर रख रहे हो तो इसकी फोर्स की वैल्यू कुछ हो जाएगी, या कोई और मीडियम आप रख रहे हो, ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू चेंज होती जा रही। पर यहाँ पर जो होगा आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसमें मीडियम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, जो फोर्स की वैल्यू होगी वो फिक्स होगी। ठीक है, कुछ भी आप रख दो, चाहे इसके बीच में वाटर एयर कुछ भी रखो तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब जो इसका कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल फोर्स का, जो कांस्टेंट आता है K, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है, ये 10 की पावर +9 है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है। इसमें क्या है, 6.67 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो 10 की पावर कितनी है, माइनस है, -12। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है, और इसकी वैल्यू क्या है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आता है, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ठीक है, और ये क्या होता है आपका, वीक फोर्स। इसके कंपैरिजन में ये वीक फोर्स होता है। क्लियर? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।